अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं नदीम अहमद। आप देख रहे हैं INS 24/7। वक्त हो चला है 5 के पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की अहम खबर जो है वो वेनेजुएला नाम के एक देश से है, जहां के राष्ट्रपति को अमेरिकी सैनिकों ने अपने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी खबर IPL से जुड़ी है। विवादों और विरोध के बीच BCCI ने KKR को बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से निकालने का आदेश दिया है। इसके अलावा तीसरी खबर भोपाल से है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल दौरे का आज आखिरी दिन है। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर बस्तर से है, जहां अलग अलग 2 मुठभेड़ों में 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 5 के पंच की 5वीं खबर राजधानी रायपुर से है, जहां धान खरीदी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। तो ये 5 के पंच की ये 5 तस्वीरें। पहली खबर वेनेजुएला से है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों ने अचानक हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। ये जानकारी भी ट्रंप ने साझा की। इसके अलावा धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। वजह क्या है उसे विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आखिरकार तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच KKR टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर निकाल दिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर वेनेजुएला से है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों ने आखिरकार हमला बोल ही दिया। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें निकलकर सामने आती थी कि अमेरिकी नेवी के फ्लीट ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया है और अब जो है हमला करके अमेरिकी सैनिकों ने वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ये हमले अमेरिका ने किए हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। वहीं इन हमलों के बाद राष्ट्रपति मादुरो ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बयान में अमेरिकी सैन्य आक्रामकता की निंदा की। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर हमला किया। उन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक शहर के बीचों बीच स्थित सैन्य हवाई अड्डा ला कार्लोटा और मुख्य सैन्य हवाई अड्डा पुएर्तो तियूना भी इससे प्रभावित है। दोनों जगहों पर हुए धमाकों के वीडियो भी सामने आए हैं। यह घटनाक्रम ट्रंप प्रशासन की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कई हफ्तों से बनाए जा रहे दबाव के बाद सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध फैलाने में शामिल है और हाल ही में जिस तरीके से वेनेजुएला में अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका ने सीधे सीधे कार्रवाई की है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपनी हिरासत में ले लिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अलूने जी, ये तस्वीरें उस देश से निकलकर सामने आई है जो लगातार अमेरिका की मुखालिफत कर रहा था और अब ये तस्वीर बताती है कि अमेरिका भले ही दुनिया भर में लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को किनारे कर देता है। जी बिल्कुल नदीम जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि आप एक देश पर हमला करके उनके राष्ट्रपति को पकड़ लेते हैं, उनकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। मतलब आप वेनेजुएला के एक चुने हुए राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो ट्रंप के आदेश पर ये जो कुछ हुआ है बहुत ही अप्रत्याशित है और इससे यह भी पता चलता है कि दुनिया भर में मानवाधिकार और लोकतंत्र की दुहाई देने वाला राष्ट्र जो अमेरिका है वह कितना बेखौफ होकर किसी कीमत पर अपने हितों को पूर्ति करने के लिए किसी स्थापित राष्ट्र की वैधानिक सत्ता को भी उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और यह जो कुछ हुआ है ये बहुत न केवल अप्रत्याशित है, लेकिन इससे रसिया, चीन जैसे जो देश है उनके हौसले भी बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रंप जो है वो उनके जो संबंध है वो ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक देशों से ज्यादा बेहतर तानाशाहों से हैं और वही तानाशाही प्रवृत्ति अब
वेनेजुएला में ट्रंप ने दिखाई है। नदीम जी। बिल्कुल, लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये है ना कि इन तमाम जो ऑपरेशन चल रहे हैं इसमें एक चीज कहा जा रहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी। ये क्या कहना बहुत कम हो जाएगा कि ये मादक पदार्थ की तस्करी की वजह से ही आज जो है तख्ता पलट करने की जो कोशिश की जा रही है, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है वेनेजुएला को? क्या सिर्फ मादक पदार्थ है या इसके पीछे और भी वजह है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे एरिया में हम आपको चैन से रहने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए नदीम जी, दरअसल बात यह है कि मादक पदार्थों की बात तो ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये समझना चाहिए कि ट्रंप को दर्द तब हुआ जबकि जो मादुरो है उन्होंने जो वहां पर अमेरिकन कंपनियां काम करती थी उनके अधिकारों को छीन लिया था, और इसी से ट्रंप लगातार परेशान थे क्योंकि वेनेजुएला में बहुत बड़े तेल के भंडार हैं और ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनी के उन पर अधिकार बने रहें। तो यह जो है यह जो ट्रंप बार बार कह रहे थे जो ड्रग्स की तस्करी, मतलब आप कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि ये ट्रंप दादागिरी दिखा रहे हैं वेनेजुएला में? जी बिल्कुल, दादागिरी दिखाई है और दुनिया भी स्पष्ट तौर पर यह समझ रही है कि ट्रंप ने सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि वहां से अमेरिकन कंपनियों को मादुरो ने बेदखल कर दिया था और इसी कारण ट्रंप गुस्से में है और इसी कारण उन्होंने मादुरो को अंततः पकड़ लिया है। और यह लेकिन इन सबके बीच यह ध्यान देने वाली बात है कि मादुरो कुछ समय पहले ही चीन के जो आला अधिकारियों से मिले थे, तो क्या चीन और रूस इस पर कोई सख्त रुख अख्तियार करते? यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक नया युद्ध का मोर्चा, बिल्कुल नया युद्ध का मोर्चा खुल सकता है। ऐसे में देखना होगा कि जब निकोलस मादुरो उनके हिरासत में है तो अब आगे किस तरीके से वहां की सत्ता किसे सौंपी जाती है और युद्ध जैसे हालात ना हो इससे ट्रंप कैसे रोकते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अमेरिका के पास एक पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला, जहां के हालात बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि यहां पर अमेरिकी सैनिकों ने अचानक रात में ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपनी हिरासत में ले लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर आईपीएल से जुड़ी है। दरअसल हाल ही में आईपीएल में नीलामी हुई और इसी नीलामी में मुस्तफिजुर रहमान नाम के एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को शाहरुख खान की टीम केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन इसके बाद अब यह विवाद शुरू हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के लिए कह दिया गया है। दरअसल लगातार विरोध हो रहा था, कई हिंदू संगठन जो है इसके खिलाफ थे और आखिरकार अब यह फैसला टीम ने ले लिया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यह भी कहा कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा। बता दें कि हाल ही में हुई आईपीएल की नीलामी में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम ने खरीदा था, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति जो हिंसा बढ़ी है, इसके बाद से देश में जो है कई साधु संत विरोध कर रहे हैं और मांग उठ रही थी कि शाहरुख खान भी अपनी टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर निकाले। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व रणजी क्रिकेटर अजय रमनानी जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, मुस्तफिजुर का जो नीलामी में खरीदा गया वो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम ने खरीदा था जिसकी वजह से टीम जो है मैचों को पलट सकती थी, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं, सियासी कहें या अलग अलग मामले निकलकर सामने आए, आप किस तरीके से देखते हैं? टीम केकेआर ने फैसला सही किया है या उसे जो है आने वाले आईपीएल में नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ऐसे खेल के हिसाब से देखा जाए तो खिलाड़ियों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। खिलाड़ी तो अपना खेलते हैं, अपनी टीमों के लिए खेलते हैं या अपने देश के लिए खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो हालात बने बांग्लादेश में, जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को
नहीं खिलाते हैं, क्योंकि इसी वजह से नहीं खिलाते क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ावा, आतंकवाद फैलाता है और कई ऐसे घटनाएं पाकिस्तान के ने की है जो प्रूफ है कि वो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से हुआ। इसी तरीके से अब हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के खिलाफ बहुत हिंसा भड़क रही है और काफी मतलब बहुत हमले हुए हैं हिंदुओं के घरों पर और हत्याएं भी हुई हैं। तो मुझे लगता है लेकिन सर सवाल तो ये उठता है ना कि देखिए आने वाले वक्त में इसी साल के अंत में भी मैचेस होने हैं और टीम बांग्लादेश भी भारत के दौरे पर आएगी, तो क्या हम उसे भी इनकार करेंगे या सिर्फ मुस्तफिजुर तक ही ये रह जाएगा? नहीं, देखिए अगर अपन वहाँ के खिलाड़ी को नहीं खिला रहे हैं तो उस देश के साथ भी खेलना नहीं चाहिए। वो तो जिस तरीके से हम पाकिस्तान से तो फिर एशिया कप में हमने क्यों खेला था दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी सवाल उठेंगे। देखिए आईसीसी ट्रॉफी का थोड़ा सा एक अलग रहता है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार खेलना पड़ता है, लेकिन आपस में तो पाकिस्तान से हम पिछले 15 साल से नहीं खेल रहे हैं, तो आईसीसी के नियमों के अनुसार खेलना पड़ता है या वॉकओवर देके हारना पड़ता है या हार स्वीकार करनी पड़ती है। तो हार स्वीकार करने से अच्छा तो वहाँ पे खेलना चाहिए हमको और खेल के उनको हराना चाहिए। लेकिन आपस में हम जो एक द्विपक्षीय जो करते हैं, जो टूर्नामेंट करते हैं, उसमें हम बांग्लादेश को भी अब अवॉइड करना चाहिए जब तक कि वहाँ पे लोगों में वहाँ सुधार नहीं है, वहाँ राजनीतिक हालात ठीक नहीं हो, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा खत्म नहीं हो, तब तक हमको ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी हमको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय रमनानी जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने का आदेश दिया है। बदले में ये ऑफर दिया गया है कि आप उस क्रिकेटर के बदले में आप किसी और क्रिकेटर को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी टीम को जो नुकसान हो रहा था मुस्तफिजुर रहमान की वजह से, अब उसे भरपाई के लिए बीसीसीआई पूरी तरीके से तैयार है। टीम केकेआर, मैनेजमेंट केकेआर का वो कर सकता है। देखना होगा कि अब आगे कौन से क्रिकेटर को टीम शामिल करती है। तो रहमान को टीम में लिए जाने का विरोध हो रहा था, जिसके बाद से बड़ा एक्शन लिया गया और उन्हें रिलीज कर दिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर डॉक्टर मोहन भागवत के दौरे का आज जो है अंतिम दिन है और यहां पर वो जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कई बैठकों में शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल हुए, जहां सभी जिलों से विभिन्न समाजों के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सामाजिक एकता, समरसता और पारस्परिक सहयोग को मजबूत करना था। वहीं इस वक्त भागवत शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस संवाद में समाज, परिवार और राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका पर चर्चा की जा रही थी। प्रबुद्ध जनों की एक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने आरएसएस को लेकर कहा कि वर्दी और शारीरिक अभ्यास के बावजूद संघ कोई अर्धसैनिक संगठन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को देखकर आरएसएस के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करना एक बड़ी भूल होगी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को एकजुट करने और उसमें आवश्यक गुण सद्गुण विकसित करने का काम करता है, जिससे भारत दोबारा किसी विदेशी शक्ति के अधीन न हो सके। संघ प्रमुख ने कहा कि हम वर्दी पहनते हैं, पथ संचलन करते हैं और दंड अभ्यास करते हैं, लेकिन अगर कोई इसे अर्धसैनिक संगठन समझता है तो ये भूल होगी। एकता और गुणवत्ता वाला समाज जो सज्जन शक्ति के पीछे चलेगा और सज्जन शक्ति देश हित के लिए परस्पर पूरक बनकर चलेगी, जिससे ये सब जो है नेता नारा नीति पार्टी अवतार सरकार विचार, इन सब का उपयोग ठीक तरह से करते हुए समाज भारत को बड़ा बनाएगा। भारत का बड़ा बनना संघ के नहीं समाज के खाते में लिखा जाएगा। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, ये हमारी भूमिका आने वाले समय में रहेगी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। अब तक 87 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और 31 जनवरी तक ये खरीदी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस बार कम खरीदी हो रही है और कम उठाव भी हो रहा है, जिसको लेकर सियासत हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर खरीदी क्यों कम हो रही है और इस पर सियासत क्यों जारी है। पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 15 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत हुई। अब तक प्रदेश के किसान 87 लाख मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं। राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक धान खरीदी की तारीख तय की है। इस अवधि में 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की तैयारियां की गई हैं, जबकि पिछले साल रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। यही वजह है कि इस बार भी धान की खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसा है धान खरीदी का गणित। खरीफ वर्ष 2025-26 में 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी। धान खरीदी के लिए 2739 केंद्र बनाए गए। धान बेचने के लिए 27,40,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। अब तक 7,700 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की गई। अब तक 87 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। खरीफ वर्ष 2024-25 में 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। बीते कुछ वर्षों की तुलना में इस बार धान की खरीदी की गति थोड़ी सी धीमी है, जो कि बीते वर्षों के रिकॉर्ड धान खरीदी की तुलना में लगभग आधी है। यही वजह है कि कांग्रेस अब धान खरीदी को लेकर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के सोसाइटीज में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे खरीदी लगातार प्रभावित हो रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती। दूसरी तरफ कृषि मंत्री रामविचार नेताम का दावा है कि प्रदेश में कहीं पर भी किसान परेशान नहीं है। सभी जगहों पर सुव्यवस्थित तरीके से धान की खरीदी की जा रही है। सरकार नहीं चाहती है कि धान की पूरी खरीदी की जाए। अब स्थिति यह है कि किसी भी केंद्र में जगह की कमी है, जिसके कारण वहां पे धान खरीदी नहीं हो पा रही है। तो यही कारण है कि धान खरीदी बहुत ज्यादा बाधित हो रही है। कहीं भी किसान परेशान नहीं है। किसानों का जो वाजिब उनका जो हक है, उस हक को दिलाने के लिए उनकी उपज को सही दाम मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और उनका जो उपज है उसको खरीदने के भी हम पूरी व्यवस्था किए। तो ये कहना कि धान की खरीदी सभी जगह नहीं हो पा रही है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आज सरकार की योजना के तहत सभी केंद्रों पर एक बेहतर व्यवस्था किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते कई सालों से रिकॉर्ड धान की खरीदी होती रही है। इस साल भी सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक लक्ष्य से आधे की ही खरीदी की जा सकी है। ऐसे में धान खरीदी का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा? किसान इससे कितने संतुष्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तय है कि धान पर सियासी घमासान आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेज होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता निशिकांत पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए धान की खरीदी महीनों से जारी है, लेकिन अब भी लक्ष्य से आधी ही खरीदी हुई है और 4 सप्ताह मात्र बाकी है। इस महीने के अंत में जो है धान खरीदी भी खत्म हो जाएगी। कैसे लक्ष्य को पाइएगा आप? नदीम जी, प्रदेश की सरकार किसान के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़ी हुई है और पहले भी हमारे ऊपर आरोप लगातार लगते रहे कि हम नहीं खरीदना चाहते, लेकिन हर बार ये आरोप नहीं है ना सर, ये आंकड़ों की बात हो रही है। 4 सप्ताह ही बाकी है, आरोप कहाँ लग रहे हैं आपको? आंकड़े पे ही आ रहा हूँ मैं। पिछले साल भी जब हमने 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदा था, तब भी यही आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। हम पे सवाल पूछे जाते थे। लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप सवाल करें। 87 लाख मीट्रिक टन धान अभी तक खरीदा जा चुका है और अभी आज 3 तारीख है, 31 तारीख तक आखिरी डेट है। आप देखिएगा कि इस बार भी 1,60,000 मीट्रिक टन का जो हमारा टारगेट है, अक्षरशः
प्रतिबद्धता के साथ हर किसान का दाना दाना धान खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था पे सवाल उठाना या मंशा पे सवाल उठाना, ये तब जायज होता है जब आपके पास फाइनल परिणाम आ जाते हैं कि हाँ अब धान खरीदी बंद हो फाइनल गई। परिणाम हम 31 जनवरी को तो सवाल नहीं पूछेंगे ना सर। आधा दिन खत्म हो चुका है, आधा से ज्यादा खरीदारी आधी ही हुई है अभी तक। उठाव भी रफ्तार जो है उसका उठाव का रफ्तार भी कम है आपका, तो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं ना सर। नहीं नदीम जी, आपके सवाल का स्वागत है। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है। लेकिन 87 लाख मीट्रिक टन धान आपने खरीद लिया है, उसके बाद भी अगर मंशा पे अगर प्रश्न हो सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कहीं कोई समस्या नहीं होगी किसी धान खेत में, लेकिन हर जगह मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है। प्रशासन अपना पूरा अक्षर से काम कर रहा है वहां पे। और देखिएगा कि जब 31 जनवरी ये समय सीमा खत्म होगी तो वास्तव में पुनः ऐतिहासिक धान खरीदी का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ सरकार। बिल्कुल सर, 31 जनवरी को हम जुड़ेंगे आपसे, जरूर पूछेंगे मौका मिला तो। लेकिन चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित श्रीवास्तव जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, सियासत क्या करना, उन्होंने जो डेडलाइन दिया है उसमें वो पूरा कर लेंगे। वो तो आश्वासन दे रहे हैं कि भाई 31 जनवरी तक पूछेगा, हम तमाम धानों की खरीदारी कर लेंगे। देखिए नदीम जी, कहते हैं इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। निशिकांत जी ने कहा 85 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीद चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 1,60,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था और आपने 85 लाख मीट्रिक टन नहीं, सिर्फ 85 लाख मीट्रिक टन खरीदा है। ये आप मानिए, क्योंकि आप अगर जो हमने पहले ही कहा था कि 1 नवंबर से आप चालू कर, लेकिन आपने 15 नवंबर से चालू किया। और आज भी आप देखिए कि लगभग 76 दिन जो मिल रहा था उसमें बचे कितने दिन है, 27-28 दिन बचा है। उसमें इनको 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना है। ये कैसे करेंगे जब ये 1.5 महीना 2 महीने में 85 लाख ही कर पाए हैं। ये खुद जानते हैं कि ये जो पखवाड़ा ये चला रहे हैं ये किसान उत्सव नहीं। किसान से अगर आप बात करेंगे किसान भाइयों से तो उनको लगता है कि ये हमारा किसान पीड़न समय चल रहा है। किसका भी टोकन मिलता था तो उनको पैसा नहीं मिल रहा था, धान खरीदी नहीं हो रही थी, कांटा में प्रॉब्लम आ रहा था। 21 कुंटल खरीदेंगे बोले थे, 15 कुंटल खरीद रहे थे। मतलब ये सरकार पूरी तरीके से लचर सरकार है। व्यवस्था जो इन्होंने अभी निशिकांत जी ने कहा कि बड़ा व्यवस्था है, और आपको साधुवाद कि आपने कहा कि हम 31 तारीख के तो आपसे प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं 31 तारीख के जब हम प्रश्न करेंगे तब भी मुझे लगता है कि सरकार जो टारगेट सेट करी है सरकार वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले साल भी एक सर मौका दीजिए, वो हो सकता है कि कर ले। अमित जी रुकिए, जवाब ले लेते हैं। निशिकांत पांडे जी क्या कहेंगे? देखिए वो कह रहे हैं कि लचर व्यवस्था है। नदीम जी मिलना चाहिए। नदीम जी, हाँ जी, नदीम जी 50 ओवर का मैच है। 26 ओवर में आप हमसे पूछ रहे हैं कि 160 लाख मीट्रिक टन धान होगा कि नहीं खरीदी। अरे तो 26 ओवर का आपने जो मैच खिलाया उसमें समय बहुत ज्यादा ले लिए हैं। बात ये है बाकी का जो ओवर बचता है ना उसके लिए आपके पास समय कम है सर। ओवर में ही अगर आपके 7 विकेट गिर गए भाई साहब तो 3 आखिरी कैसे जीतेंगे? ये भी तो जनता को विश्वास होना चाहिए ना। अमित श्रीवास्तव जी विकेट आपका गिरा हुआ है। देखिए सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन हम सभी को, पक्ष हो या विपक्ष को, इसका ध्यान रखना चाहिए कि अन्नदाता का एक भी जो धान है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अमित श्रीवास्तव जी, निशिकांत पांडे जी। आपका समय कम है, सरकार के पास जिम्मेदारी ज्यादा है। 31 जनवरी तक धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि जो किसान जो है उम्मीद से धान की पैदावार करते हैं ताकि वो सरकार को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा करे, वो कम से कम हो पाए और सियासत इनसे दूर रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर का रुख करते हैं। खबर सुकमा से है, जहां पर आज 2 अलग अलग जगहों पर नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर देवा बारसे ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। देवा अपने साथियों के साथ तेलंगाना की मुलुगु पहुंचा था, जहां से पुलिस उसे हैदराबाद लेकर पहुंची थी।
तो ये तस्वीरें एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर देवा बारसे के बारे में भी खबर निकलकर सामने आई। देवा बारसे ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें INS 24/7। धन्यवाद।